मैं जेके जोशी हूँ। वर्तमान में मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा में निदेशक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय और शिक्षा विभाग में डीन और हेड के रूप में कार्य कर चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को शिक्षा के संदर्भ में कुछ अपने विचार शेयर करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। इस संदर्भ में जो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि 20वीं शताब्दी का जब समाप्ति की ओर को जा रही थी तो दुनिया भर में ये विचार किया जा रहा था कि 21वीं शताब्दी या फिर तीसरी सहस्त्राब्दी में शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो। तो यूनेस्को ने 1996 में डेलोस रिपोर्ट करके एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया पूरे विश्व के लिए, और उसमें उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो 21वीं शताब्दी की शिक्षा की व्यवस्था होगी वो 4 पिलर्स पर खड़ी हुई होगी, और उन 4 पिलर्स को उन्होंने नाम दिया लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। इसके आधार पर यह फैसला किया गया कि विश्व के समस्त देश अपनी संस्कृति में शिक्षा की जड़ को बनाए रखते हुए प्रगति की ओर को कार्य करने के लिए उत्सुक हों। इसी क्रम में भारतवर्ष में NCF 2005 के बाद जो NCEF 2009 आया, उसके अंतर्गत जो प्रयास किए गए हैं उन पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। इसमें सर्वप्रथम बात यह है कि जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं वह इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या हैं, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स इस पर निर्भर करते हैं कि हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं, और एजुकेशनल पॉलिसीज़ इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारी एजुकेशनल फ़िलॉसफी इस समय क्या चल रही है। समसामयिक परिवेश में जो प्रेजेंट सिनेरियो है पूरे राष्ट्र का और पूरे विश्व का, उसमें एक शिफ्ट हो रहा है कि आइडियलिज़म और नेचुरलिज़म पर का सम्मान करते हुए हम प्रैग्मेटिज्म की ओर को बढ़ रहे हैं। प्रयोजनवाद को शिक्षा के दर्शन के रूप में हमने लगभग स्वीकार कर लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि हम नई पीढ़ी को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें जिससे न केवल वो अपना जीवन यापन कर सकें बल्कि समाज के विकास के लिए भी वो सक्षम हों, उनके पास ऐसे स्किल्स हों। इस संदर्भ में जो अध्यापक शिक्षा के प्रोग्राम्स बनाए गए हैं प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर, उसके लिए जो व्यवस्था आज के दिन वर्तमान है और विद्यमान है, और उसमें जो परिवर्तन हमसे अपेक्षा जो हमसे की जा रही है, उस क्रम में कुछ 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि एक और शिफ्ट हुआ है जिसको हम फ्रॉम एकेडमिक इंटेलिजेंस टू इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स हैं वो अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं यदि हम उनको ठीक तरीके से प्रशिक्षित कर सकें। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो प्रत्यय है, कंसेप्ट है, यह 1990 से प्रारंभ हुआ था, और 1995 में डेनियल गोलमान ने जो पुस्तक लिखी थी उसके बाद यह प्रत्यय पूरे विश्व में इसको परखा जाने लगा, समझा जाने लगा और इसका अध्ययन किया जाने लगा। भारतीय परिवेश में भी मैंने और कुछ अन्य लोगों ने इस विधा पर काम करने का प्रयास किया। हम जिस नतीजे पर पहुँचे वो ये था कि इमोशंस को और इंटेलिजेंस को जो अलग अलग रखने की हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी, शायद उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इमोशंस और इंटेलिजेंस दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। वास्तविकता ये है कि जो मस्तिष्क नाम का अंग हमारे पास है वो ब्रेन अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि ब्रेन इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस। मानव बुद्धि, मानव संवेदनाएं और मानव चेतना, ये सब की सब ब्रेन जो मस्तिष्क नाम का अंग है वहाँ पर विद्यमान है। हमको इनको कोऑर्डिनेट करना होगा। इस क्रम में मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यदि भविष्य में कभी 20वीं और 21वीं शताब्दी के बारे में बात की जाएगी तो संभवतः 20वीं सदी को विज्ञान के ऐसे युग के रूप में याद किया जाएगा जिसको नाम दिया जाएगा सेंचुरी ऑफ ब्रेन। यहाँ पर ब्रेन सिम्बलाइजेज ऑब्जेक्टिविटी एंड डूइंग साइंस। और वो जो 21वीं शताब्दी है, मेरा ये मानना है और मेरे जैसे अन्य लोगों का भी मानना है कि उसको आने वाले समय में एक ऐसी सदी के रूप में स्वीकार किया जाएगा या समझा जाएगा जिसको हम सेंचुरी ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे। यानी कि हम मानव चेतना के विकास के उच्चतर स्तरों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में फ्रॉम एकेडमिक इंटेलिजेंस टू इमोशनल इंटेलिजेंस टू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की ओर को शिफ्ट हो रहा है। और इस क्रम में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत हमको जीवन मूल्यों की शिक्षा के साथ साथ
नई सूचनाओं को प्रदान करने, नए कौशलों को ग्रहण करने योग्य अपने विद्यार्थियों को बनाना है। सीखने के संदर्भ में जो नई बातें उभर कर सामने आ रही हैं उनसे एक स्पष्ट दिशा मिल रही है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि संभवतः जिस सीखने को हम एक मैकेनिकल प्रोसेस के रूप में समझ रहे थे और बाद में एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में समझ रहे थे, वो संभवतः एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। सीखना स्वयं में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हम बायोलॉजी ऑफ लर्निंग के विषय में भी अब सोच विचार करने की ओर को बढ़ रहे हैं। यद्यपि हम ये स्वीकार करते हैं कि टीचर एजुकेटर न्यूरो साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन न्यूरो साइंसेस के फील्ड में उस क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है और उनसे जो हमको सूचनाएं मिल रही हैं उससे यह संभव है कि हम विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को फैसिलिटेट कर सकें, उसको सहज, सरल और सुगम बना दें। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि चीज़ों को कठिन बनाना, जटिल बनाना आसान काम है, चीज़ों को आसान बनाना जटिल और कठिन काम है। तो इस क्रम में जब हम सीखने को सहज, सरल और सुगम प्रक्रिया के रूप में बनाना चाहते हैं तो हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो दो प्रश्न हमारे सामने आज हैं उनमें से एक प्रश्न विद्यार्थी के द्वारा पूछा जा रहा है अपने अध्यापकों से। वो यह कह रहे हैं कि वाई यू इंसिस्ट दैट आई शुड लर्न द वे यू टीच मी, वाई कांट यू टीच मी द वे आई लर्न। विद्यार्थी हमसे गुजारिश कर रहा है कि आप जिद क्यों करते हैं कि मैं वैसे सीखूं जैसे आप मुझे सिखाते हैं, आप मुझे वैसे क्यों नहीं सिखाते हैं जैसे मैं सीखता हूं। यह प्रश्न एक विद्यार्थी का अपने अध्यापक से है और एक अभिभावक भी प्रश्न पूछ रहा है समाज के उन लोगों से जो शिक्षा की व्यवस्था को चला रहे हैं। वो ये कह रहा है कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, दे वॉक टू स्कूल एंड दे रन होम। विद्यार्थी स्कूल को चलकर आते हैं और जब विद्यालय से जाते हैं तो दौड़ते हुए घर को जाते हैं। यह कहीं ना कहीं यह एक दिशा की ओर को इंगित कर रहा है जहां ऐसा लग रहा है कि संभवतः हमारा विद्यालय, हमारे जो शिक्षा की संस्थाएं हैं वो विद्यार्थियों को उतना आकर्षित नहीं कर पा रही हैं जितना उनको करना चाहिए था। इस दिशा में जो विचार विमर्श हुआ है उस विचार विमर्श से यह कोशिश की जा रही है ज्ञात करने की कि विद्यार्थी किन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में जो एक मत जिस पर हुए हैं शिक्षाविद वो ये है कि वो तमाम चीज़ें जो विद्यार्थियों के लिए किसी मतलब की हैं, जिनका उनके लिए सेंस है, जिनका उनके लिए मीनिंग है, उसको सीखने की ओर उन्मुख रहते हैं। इसी दिशा में जो नई बातें जानकारियाँ आई हैं एक दो, वो जानकारियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो ये कि जो स्पोकन लैंग्वेज है वो सीखने जैसी कोई बात नहीं है और रीडिंग की जो एबिलिटी है वो नेचुरल एबिलिटी नहीं है। यानी कि यदि जो बोलना है विद्यार्थी का, बच्चे का, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो हमारे पास, हमारा जो ब्रेन है वो उसके लिए हार्ड वायर्ड है और देयर आर स्पेसिफिक एरियाज इन द ब्रेन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोकन लैंग्वेज। जबकि रीडिंग की जो एबिलिटी है उसको विद्यार्थी को सीखना पड़ता है। और इस सीखने के क्रम में एक बात बड़ी स्पष्ट यहाँ पर कर ली जाए कि भाषा को पढ़ना और भाषा को लिखना ये दोनों कंडीशनड रेस्पॉन्सेस हैं। इसके लिए हम कंडीशनिंग करते हैं, अदरवाइज़ उन अल्फ़ाबेट्स का, उन न्यूमरल्स का वैसा कोई मीनिंग विद्यार्थी के लिए नहीं है जो बाद में जाके उभर कर सामने आता है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि स्पोकन लैंग्वेज से जब हम रीडिंग और राइटिंग की ओर को बढ़ते हैं तो एक शिफ्ट ऑफ ओरिएंटेशन होता है। जो पहली है योग्यता वो स्वाभाविक योग्यता है, बाद की योग्यता को हमको अर्जित करना पड़ता है। इस योग्यता को अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को वह वातावरण उपलब्ध कराना पड़ेगा जिसमें वो सहज, सरल और सुगम तरीके से इन चीज़ों को स्वीकार कर सके और उनको ग्रहण कर सके। इस क्रम में शिक्षाविदों ने आगे जो विचार किया है वो ये है कि दुनिया के जो विभिन्न समुदाय आज मौजूद हैं, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समाज के विभिन्न अंग, और जो आज से 40,000 पहले की जो सभ्यताएं हमारे पास थी, उन सब में कला, नृत्य, संगीत सब में पाया जाता है। और जो 40,000 साल के पहले गुफा मानवों में भी था, आज की अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी में भी है। तो इसका एक सीधा सा इशारा ये कर रहा है कि हमको अपनी शिक्षण प्रक्रिया में इन तीन चीज़ों को अनिवार्य रूप से इस प्रकार शामिल करना होगा कि ये शिक्षा का माध्यम बन सकें। जब ये शिक्षा का माध्यम बन जाएंगी तो इसके आधार पर जो सीखना हो पाएगा वो सहज, सरल और सुगम हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।